वेलकम बैक गाइस। तो आज आपके सामने फिर से मैं लेकर के हाजिर हूं आपका चैप्टर एल्कोहल फिनॉल और ईथर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के जो रासायनिक गुण हैं आज उनकी चर्चा करने वाले हम लोग अपने इस टॉपिक में। बेटा ये देखते हैं जरा, सबसे पहला लक्षण इसका क्या है। देखिए, अम्लीय लक्षण। एल्कोहल के अम्लीय लक्षण की बात कर रहा हूं यहां सबसे पहले मैं। तो इसका अम्लीय लक्षण क्या होगा बेटा, देखिएगा। जो आपका एल्कोहल है, एल्कोहल अगर बात की जाए तो तीन प्रकार के आपके, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीन प्रकार के एल्कोहल हैं। जो एल्कोहल होता है आपका, अगर उसके अम्लीय लक्षण की बात होनी है तो अम्लीय लक्षण आप कैसे शो करोगे। अगर एल्कोहल की क्रिया किसी मेटल के साथ करा दें और वो आपको लवण दे दे तो इसका मतलब है कि वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। जैसे मैंने एक एल्कोहल ले लिया ROH, क्या ले लिया, ROH। इसको मैंने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो ये आपको क्या दे देगा बेटा, RONA, और हाइड्रोजन गैस आपकी रिमूव हो जाएगी। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। यानी मैंने क्या किया बेटा, एल्कोहल को लिया, सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो बन गया क्या, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड, जो एक लवण है और इससे हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई। अम्ल भी क्या करते हैं, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं। यहां भी क्या हो रहा है, एल्कोहल जो है वो सोडियम से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिमूव कर रहा, निकाल रहा। बैलेंस कर दीजिए रिएक्शन को, इसके आगे 2 लिख दीजिए, इसके भी आगे 2 कर दीजिए, सोडियम के भी 2 गए, इसके आगे भी 2 कर दीजिए। आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यहां पर आपसे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा एल्कोहल अम्लीय होगा ज्यादा। तो देखिएगा, एल्कोहल की अम्लीयता का अगर मैं घटता हुआ क्रम बनाऊं तो घटता हुआ क्रम बनेगा तृतीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, देन प्राथमिक एल्कोहल। ये एल्कोहलों की अम्लीयता का घटता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, तृतीयक, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक। ये हो गया बेटा एल्कोहलों के अम्लीय लक्षण के बारे में। चलिए इसके बाद बात करता हूं इसकी अगली प्रॉपर्टी के बारे में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। एल्कोहल की जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया होती है बेटा, इसको अपन लोग बोलते हैं जेरी विटनॉफ अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, जेरी विटनॉफ अभिक्रिया। आइए जरा इस अभिक्रिया की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, मैंने एक एल्कोहल ले लिया ROH और इसको रिएक्ट कराया मैंने R'-MgX के साथ। मैंने यहां इसको R लिया, इसको R' लिया, ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो कि कौन सा R कहां पर गया हुआ है। तो देखिएगा, ये R' और ये H आपस में रिएक्ट हो जाएंगे, बनेगा R'-H प्लस क्या बचा बेटा आपका ROMgX। क्या बचा, ROMgX। देखिएगा, ये आपकी रिएक्शन हो रही है बेटा, ROMgX। जैसे मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया एथिल एल्कोहल। क्या ले लिया, एथिल एल्कोहल C2H5OH और इसको रिएक्ट कराया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3MgBr के साथ। किसके साथ बेटा, CH3MgBr के साथ। तो यहां पर जो एल्केन बनेगा, यहां पर जो एल्केन बना था, यहां पर एल्केन में क्या होगा, CH3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, मेथेन गैस। क्या बनेगी, मेथेन गैस। और निकल क्या जाएगा, C2H5OMgBr। क्या निकल जाएगा, C2H5OMgBr। तो ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है बेटा, ये अभिक्रिया कहलाती है जेरी विटनॉफ अभिक्रिया। क्या कहलाती है, जेरी विटनॉफ अभिक्रिया। जब आप एल्कोहल की क्रिया ग्रिग्नार्ड विकर्मक से कराते हैं तो आपको हाइड्रोकार्बन के रूप में एल्केन प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया जेरी विटनॉफ अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है बात बेटा, बिल्कुल। आप चाहो तो एथिल, अब देखिए अगर आपको एथिल एल्कोहल कह रहा है तो आप एथिल एल्कोहल के साथ करवा रहे हैं, या आपसे कह देंगे मेथेन बनाइए एथिल एल्कोहल से, तो आप डायरेक्ट इससे मेथेन बना सकते हैं, कार्बन को कम कर सकते हैं। यानी कई जगह इस रिएक्शन का यूज किया जा सकता है। तो आइए बेटा इसकी अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं।
एस्टरीकरण अभिक्रिया, कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा था एस्टरीकरण अभिक्रिया के बारे में। क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि जब किसी एल्कोहल को खनिज अम्लों की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिकृत कराते हैं तो उससे एस्टर का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा बेटा रिएक्शन आपकी क्या बनेगी। मैंने एक अम्ल ले लिया RCOOH, क्या ले लिया RCOOH, और इसकी क्रिया कराई एल्कोहल R-OH के साथ, और यहाँ खनिज अम्ल के रूप में मैंने ले लिया H2SO4, क्या ले लिया H2SO4। तो देखिए होगा क्या बेटा, RCOO R- एक साथ हो गया और ये H और OH निकल गया जल के रूप में, यानी आपका यहाँ पर क्या बना RC_O O R- प्लस मम्म। तो ये आपकी अभिक्रिया कौन सी कहलाती है बेटा, एस्टरीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में देखिए जरा इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये तो मेन रिएक्शन हो गई। मैंने ले लिया एस्टिक अम्ल, क्या ले लिया एस्टिक अम्ल CH3COOH, इसको रिएक्ट कराया मैंने एथिल एल्कोहल के साथ C2H5OH। खनिज अम्ल H2SO4 या H+ की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। देखिएगा क्या बनेगा CH3COO C2H5 और निकल क्या जाएगा आपका, ये मम्म निकल जाएगा, जल निकल जाएगा आपका। तो क्या बना बेटा, ये बन गया CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये अभिक्रिया बेटा आपकी कहलाती है क्या, एस्टरीकरण अभिक्रिया। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को खनिज अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ अभिकृत कराते हैं तो उससे एस्टर का निर्माण होता है और अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर बात बेटा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, एसिलीकरण। RCOCl, इसको मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ, R-OH एल्कोहल के साथ। देखिए बेटा मैंने ले लिया एक एसिड क्लोराइड RCOCl और इसको रिएक्ट कराया R-OH के साथ। तो देखिए बेटा इसका H और इसका Cl आप निकल जाएंगे, इसका H और इसका Cl निकल जाएंगे, बाकी पूरे ग्रुप को जोड़ दिए R-OCOOR, यानी आपका क्या बनेगा कंपाउंड RC_O सिंगल बॉन्ड O R- प्लस HCl, ये बन गया आपका एस्टर। इस अभिक्रिया को एसाइलेशन या एसिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसिलीकरण पर टिप्पणी लिखिए, पूछा गया है एसिलीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, जब अम्ल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड की क्रिया एल्कोहल के साथ कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है और अभिक्रिया एसिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मैंने ले लिया CH3COCl और क्रिया कराई C2H5OH के साथ। तो देखिए बेटा क्या होगा, CH3COO C2H5, यानी यहां क्या बना CH3COO C2H5 और निकल क्या गया बेटा H और Cl HCl के रूप में निकल गए प्लस HCl। ये अभिक्रिया आपकी कौन सी हो गई, एसिलीकरण अभिक्रिया। आइए बेटा इसके आगे हम लोग बात करते हैं अगली रिएक्शन की, एल्किल हैलाइड का निर्माण। देखिएगा जब आप पहला चैप्टर पढ़ रहे थे हेलो एल्केन की फॉर्मेशन, तो हेलो एल्केन की फॉर्मेशन आपने इसी से की, हेलो एल्केन की फॉर्मेशन आपने इसी से की थी। आइए देखते हैं जरा कैसे इससे फॉर्मेशन करते हैं। तो इसकी अगर जनरल रिएक्शन लेनी है तो मैं एल्कोहल को HX के साथ रिएक्ट करा दूं, किसके साथ बेटा, HX के साथ इसको रिएक्ट करा दूं तो क्या होगा, देखिएगा ये R और X निकल जाएगा और निकल साथ में यहां पर क्या बनेगा, देखिए ये आपका निकल गया जल, वाटर रिमूव हो रहा है यहां से और क्या बन रहा है RX प्लस H2O, RX प्लस H2O। अब ये आपका हेलो एल्केन हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया। आपको अगर एथिल क्लोर आपको बनाना है क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आइडो एल्केन, तो आप इससे बना सकते हैं। क्लोरो एल्केन अगर आपको बनाना है तो देखिए जरा पहले मैं बात करता हूं क्लोरो एल्केन की। अगर मैं बात करूं किसकी, क्लोरो एल्केन की, तो क्लोरो एल्केन अगर बनाना है आपको तो ध्यान रखिएगा क्लोरो एल्केन में थोड़ा सा चेंजमेंट है। इसमें क्या करेंगे हम लोग,
हम लोग एल्कोहल को जब रिएक्ट कराएंगे तो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराएंगे। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है आपका? ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड का मिश्रण होता है। इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो अभी इस साल हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था ल्यूकास अभिकर्मक का सूत्र क्या है, तो ध्यान रखिएगा सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड का मिश्रण कहलाता है क्या? ल्यूकास अभिकर्मक। तो देखते हैं बेटा, अगर क्लोरो एल्केन बनाना है तो मैंने एल्कोहल को रिएक्ट कराया HCl के साथ, और HCl कैसा बेटा? कंसंट्रेटेड, और यहां पर प्रेजेंस में ले लिया निर्जल जिंक क्लोराइड। किसको ले लिया? निर्जल जिंक क्लोराइड को ले लिया बेटा। अब देखिए निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl का मिश्रण आपका क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक। तो होना वही जो अभी तक हो रहा था, ये जल निकल जाएगा और RCl बन गया, ये बना आपका क्लोरो एल्केन और ये निकल गया जल। क्लियर बात? चलिए अगर आपको ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन बनाने हैं, अगर ब्रोमो एल्केन बनाने हैं तो आप ROH को सीधे सीधे HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे तो OH और ये H निकल जाएगा जल के रूप में, तो बन गया एल्किल ब्रोमाइड और ये निकल गया जल। ऐसे अगर आयोडो एल्केन बनाना है आपको तो आप एल्कोहल को रिएक्ट कराओगे किसके साथ? HI के साथ। किसके साथ? HI के साथ, तो ये जल निकल जाएगा और आयोडो एल्केन की फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी। तो ये आप एल्किल हैलाइडों का निर्माण इससे कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिएगा पहले चैप्टर में चर्चा हुई थी कि क्योंकि HI बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, उसके बाद HBr उससे कम क्रियाशील और सबसे कम क्रियाशील है HCl, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ी है हमें। क्लियर बात? चलिए इसके बाद अगली रिएक्शन देखते हैं हम लोग, फास्फोरस हैलाइडों से क्रिया। फास्फोरस हैलाइड के रूप में आपको मैं पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं कि फास्फोरस PCl3 और PCl5 के रूप में पाया जाता है। तो देखिएगा अगर आप एल्कोहल को PCl3 या PCl5 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? PCl3 या PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है बेटा? ये रिएक्शन मैंने आपको पहले चैप्टर में भी पढ़ाई थी जब हम लोग क्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन कर रहे थे। तो क्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन में जब ये रिएक्शन आई थी तब मैंने आपको बताया था इस रिएक्शन का यूज कई चैप्टरों में मिलेगा। अभी आपको एल्कोहल में देखिए दोबारा मिल रहा है, जब आप एसिड में जाएंगे फिर से मिलेगा, ग्लूकोज में फिर से मिलेगा। तो वहां आपको मैंने एक चीज बताई थी कि दिमाग में बैठा लीजिएगा, जब भी PCl3 की क्रिया होगी तो सह उत्पाद के रूप में आपका H3PO3 निकलेगा, और जब PCl5 की रिएक्शन होगी तो सह उत्पाद के रूप में POCl3 और HCl निकलेगा। कैसे निकलते हैं देखते हैं जरा। क्लोरीन समूह जाएगा OH समूह को विस्थापित कर देगा तो बन जाएगा RCl। क्या बन जाएगा बेटा? RCl। अब यहाँ आपके पास क्या बचा? हाइड्रोजन बचा, फास्फोरस बचा, ऑक्सीजन बचा। ये आपस में रिएक्ट होंगे और बनाएंगे H3PO3। क्या बनाएंगे? H3PO3। बैलेंस कर दीजिए रिएक्शन, यहाँ पर क्लोरीन के 3 हैं, इसके आगे 3 लगा दीजिए, R के 3 हो गए तो यहाँ भी 3 लगा दीजिए। देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी। यहाँ पर जब रिएक्शन होगी, इसका अगर एग्जांपल करना हो तो इसका एग्जांपल कर लीजिए। एक तो मैंने 3 अणु ले लिए किसके? एथिल एल्कोहल के, C2H5OH के। इसको रिएक्ट कराया PCl3 के साथ, बेटा क्या बनेगा? सबसे पहले तो 3 अणु बने किसके? एथिल क्लोराइड के, C2H5Cl के। उसके बाद क्या निकल जाएगा? H3PO3। ये इसकी रिएक्शन हो गई बेटा, है ना। अब अगर PCl5 के साथ रिएक्ट करा रहे हो तब क्या होगा देखिए, तो क्लोरीन जाएगा OH को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा? RCl। सबसे पहले क्या बना? RCl प्लस, इसके बाद फास्फोरस, ऑक्सीजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट होंगे, बनाएंगे POCl3। अब एक Cl बचा हुआ था और ये H बचा हुआ था, तो ये आपस में रिएक्ट होकर के क्या बना गए? HCl। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। यहां भी आप एग्जांपल ले सकते हो, कर सकते हो एग्जांपल। मैंने ले लिया C2H5OH, एथिल एल्कोहल, इसको रिएक्ट कराया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो क्या बन जाएगा बेटा? एथिल क्लोराइड C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो ये हो गया बेटा आपकी मेन रिएक्शन, ये हो गई, और ये इनके हो गए एग्जाम्पल। चलिए इसके बाद नई अभिक्रिया देखते हैं। दूसरा अगला रासायनिक गुण क्या है? थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। ये रिएक्शन भी आपको पहले चैप्टर में पढ़ने को मिलती है, डार्जेन अभिक्रिया। थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डार्जेन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, हम लोग किसी एल्कोहल को लेते हैं
और इसको हम लोग थायोनिल क्लोराइड के साथ और रिएक्ट कराते हैं पिरिडीन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में। पिरिडीन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में देखिए क्या होगा, क्लोरीन, इसका एक क्लोरीन OH को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा RCl। क्या बनेगा बेटा RCl। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये ऑक्सीजन और सल्फर आपस में मिलेंगे, SO2 बनाएंगे, और अब आपका क्या बचा, हाइड्रोजन और क्लोरीन बचे, ये मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बना देंगे। क्लियर बात बेटा, देखिएगा ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया को आप क्या कहते हो, डार्जेन अभिक्रिया। क्या कहोगे आप इसके बारे में, जब पिरिडीन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है और अभिक्रिया डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इसका एग्जांपल करना है, अगर आपको एथिल एल्कोहल को ले लिया हमने, C2H5OH प्लस थायोनिल क्लोराइड, उपस्थिति यहां पर बेटा किसकी है, पिरिडीन की। उपस्थिति किसकी है, पिरिडीन की है। क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड C2H5Cl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये बेटा आपकी डार्जेन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ये डार्जेन अभिक्रिया की मेन रिएक्शन हो गई। देखिए बेटा अभी इसके अलावा डार्जेन अभिक्रिया आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी मिलेगी। एल्कोहल के अलावा आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को भी ले सकते हो। यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल को लोगे तो क्लोरोएल्केन के स्थान पर आपको एसिड क्लोराइड बनेगा, वो अभिक्रिया भी डार्जेन होगी। कौन सी होगी, डार्जेन होगी। तो जब डार्जेन पूछी जाए तो चाहे आप ये करिए या कार्बोक्सिलिक अम्ल वाली करिए, बात एक ही है। चलिए बेटा इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीकरण की, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण की। तो आपको मैंने कल बताया था थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको कि अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो अगर प्राथमिक एल्कोहल है तो उसके ऑक्सीकरण से आपको मिलता है एल्डिहाइड। द्वितीयक एल्कोहल है तो उसके ऑक्सीकरण से आपको मिलता है कीटोन। तृतीयक एल्कोहल का जनरली ऑक्सीकरण नहीं होता, वो निर्जलीकृत होकर के एल्कीन दे देते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है नहीं माने, किसी प्रेशर में अगर उसको हम लोग करवाएं जो तृतीयक एल्कोहल है, तो पहले वो बदलेगा किसमें, एसीटोन में। वो बदले किसमें, एक कीटोन में बदल जाएगा। तृतीयक एल्कोहल अगर उसका आप ऑक्सीकरण करा रहे हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में, तो पहले वो कीटोन में कन्वर्ट होगा और कीटोन के बाद वो एल्कीन में कन्वर्ट होगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप एल्कोहल से कीटोन और एल्कीन बनाएंगे तो उन दोनों में कार्बन की संख्या कम होगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो देखिए अगर आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्राथमिक एल्कोहल को ले रहे हैं CH3 CH2OH, आप प्राथमिक एल्कोहल ले रहे हैं और इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो ये डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, CH3 CHO में। किस में बदल जाएगा बेटा, CH3 CHO में जल निकल जाएगा। यानी अगर आप प्राथमिक एल्कोहल ले रहे हैं उसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड मिलेगा। अगर यहीं पर मैं द्वितीयक एल्कोहल ले लूं, क्या ले लूं बेटा, द्वितीयक एल्कोहल ले लूं, देखिएगा CH3 COH CH CH3, ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है। इस प्रकार का एल्कोहल है बेटा, द्वितीयक एल्कोहल है। इसका अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे आप तो इसके ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलेगा, कीटोन CH3 CO CH3, जल रिमूव हो जाएगा यहां भी, CH3 CO CH3, तो ये बना एल्डिहाइड, ये बना कीटोन। तृतीयक के बारे में मैंने आपको बताया जनरली उसका ऑक्सीकरण नहीं होता, वो निर्जलीकृत होकर के क्या देता है, एल्कीन देता है। ये बात हुई एल्कोहल के ऑक्सीकरण की। तो दिमाग में क्या रखना है आपको, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से आपको एल्डिहाइड मिलता है और द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से आपको कीटोन मिलता है। इन्हीं का अपचयन कर दो तो कीटोन के अपचयन से आपको द्वितीयक एल्कोहल मिलेगा और एल्डिहाइड के अपचयन से आपको प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा। ये पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा हुई थी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, अमोनी अपघटन। ये अभिक्रिया भी पहले चैप्टर में पढ़ने को मिल जाती है। अमोनी अपघटन देखिएगा बेटा, अगर आप अमोनी अपघटन की बात कर रहे हैं, हम किसी एल्कोहल को ले लें, हम क्या करें बेटा, किसी एल्कोहल को ले लें RCH2OH, इसकी क्रिया करा दें अमोनिया के साथ। किसके साथ बेटा, अमोनिया के साथ इसकी क्रिया करा दें तो होगा क्या, यहां से NH2 समूह जाकर के इसको रिप्लेस कर देगा।
NH2 समूह यहां से निकलेगा, OH को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा RCH2NH2 प्लस H2O, RCH2NH2 प्लस H2O। ये बन गई आपकी प्राथमिक एमीन। क्या बन गई बेटा? प्राथमिक एमीन। आपने क्या किया, एल्कोहल की अमोनिया के साथ क्रिया कराई, तो आपने एल्कोहल के साथ जैसे अमोनिया की क्रिया कराई तो अमोनिया से NH2 समूह एमीन ग्रुप निकला, OH को रिप्लेस किया, तो आपको क्या मिल गई बेटा? प्राथमिक एमीन मिल गई। इसी रिएक्शन में और क्या करते हैं हम लोग, अगर आपको प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीयक एमीन बनानी हो तो आप इसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। कैसे? ले लीजिए अब इस प्राथमिक एमीन को, RCH2NH2। अब इसको आप वापस से रिएक्ट कराइए किसके साथ? RCH2OH के साथ। देखिएगा अब क्या होगा, इसका जो एक हाइड्रोजन है वो फिर से निकल जाएगा इसके OH के साथ जल के रूप में, तो क्या हो जाएगा देखिएगा RCH2NH, RCH2NH। अब ये जो हाइड्रोजन निकला उसके स्थान पे क्या गया? CH2R। क्या गया बेटा? CH2R प्लस H2O। ये आपकी देखिए द्वितीयक एमीन बनी। क्या बनी? ये द्वितीयक एमीन बन गई। प्राथमिक एमीन की पहचान होती है NH2 समूह जुड़ा होता है, द्वितीयक एमीन की पहचान होती है NH समूह जुड़ा होता है। अब इस द्वितीयक को बदलना है तृतीयक में, तो क्या करें, इस द्वितीयक एमीन को ले लीजिए RCH2NH CH2R। अब इसको वापस रिएक्ट कराइए किसके साथ? इस एल्कोहल के साथ, RCH2OH। तो देखिए बेटा क्या होगा, फिर से इसका OH और इसका ये H निकल जाएगा जल के रूप में, ये H और ये OH निकल जाएगा इसके रूप में, जल के रूप में। ये CH2R समूह फिर से इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। देखिए क्या बनेगा, RCH2N CH2R और यहां भी जुड़ गया CH2R। तो ये आपकी तृतीयक एमीन बन गई। क्या बन गई बेटा? तृतीयक एमीन। आप इसको रक्त तप्त कॉपर की नली में प्रवाहित कर सकते हो। इस रिएक्शन को अगर आपको उत्प्रेरक के रूप में कुछ लेना है तो आप रक्त तप्त कॉपर की नली में 383 केल्विन पर इसको प्रवाहित करा सकते हो, जिससे अभिक्रिया और फास्ट हो जाएगी। तो अमोनिया अपघटन में क्या होता है, जब आप एल्कोहल की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो आप प्राथमिक एमीन बनाते हैं और प्राथमिक एमीन को द्वितीयक और द्वितीयक को तृतीयक में बदल देते हो। इसी संपूर्ण अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं क्या? अमोनी अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अमोनी अपघटन अभिक्रिया। जैसी को हम लोग हाफमैन अमोनी अपघटन भी कहते हैं। ये रिएक्शन वापस एक बार और पढ़ेंगे हम लोग, अभी पहले चैप्टर में पढ़िए, दूसरे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब एमीन चैप्टर में पहुंचेंगे तब ये रिएक्शन हमें वापस से पढ़ने को मिलेगी। तो चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं हम लोग। एल्कोहलों का निर्जलीकरण सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्कोहलों का निर्जलीकरण कीजिए और अभिक्रिया की क्रियाविधि भी लिखिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देता है। तो देखिए एल्कोहलों का निर्जलीकरण करना है तो ध्यान रखिए, एल्कोहलों के निर्जलीकरण का क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे आसानी से निर्जलीकृत होते हैं तृतीयक एल्कोहल, उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल और उसके बाद प्राथमिक एल्कोहलों का निर्जलीकरण सबसे मुश्किल परिस्थितियों में होता है। तो सबसे आसानी से कौन होगा? तृतीयक, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक। तो बेटा तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण हम लोग सबसे आसानी से करते हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले प्राथमिक से शुरुआत करते हैं हम लोग। हमने लिया CH3 CH2OH। ये आपका बेटा किस प्रकार का एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल है। किस प्रकार का है? प्राथमिक एल्कोहल है। क्यों प्राथमिक एल्कोहल है आपको भी पता है, क्योंकि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन केवल एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। इसका निर्जलीकरण करना है तो देखिए बेटा खनिज अम्लों की उपस्थिति में इस रिएक्शन को कर दीजिए, या मैं यहां पर अगर चाहूं तो ले लूं H2SO4। क्या ले लूं बेटा? सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। और यहां पर टेम्परेचर ले लिया मैंने 443 केल्विन। टेम्परेचर कितना ले लिया बेटा? 443 केल्विन।
तो इसका OH और इसका H निकल जाएगा जल के रूप में, तो यहां हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो ये प्राथमिक एल्कोहल का निर्जलीकरण हुआ जिसमें आपने प्योर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यूज किया और टेम्परेचर कितना रखा 443 केल्विन। इसी प्रकार मैं ले रहा हूं द्वितीयक एल्कोहल, देखिएगा बेटा CH3 CH CH3 OH, ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है। क्या बेटा ये द्वितीयक एल्कोहल है। इसका अगर आपको निर्जलीकरण करना है तो अब आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्योर ना लीजिए, आप 85% सांद्रता का 85% कंसंट्रेट H2SO4 ले लीजिए और टेम्परेचर घटा दीजिए 440 केल्विन। कितना कर दीजिए 440 केल्विन। अब देखिएगा प्राथमिक की अपेक्षा टेम्परेचर धीरे धीरे घटा और अम्ल की सांद्रता भी घटी। यहाँ 100% सांद्रता का था और यहाँ पर 85% कंसंट्रेशन का है। तो देखिए फिर से बेटा क्या होगा, ये OH निकलेगा। अब चाहे आप यहां से H निकाल लो या फिर यहां से H निकाल लो जल के रूप में, तो क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ये द्वितीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण हुआ। अब बेटा ऐसे ही तृतीयक की बात करूं मैं, तो तृतीयक एल्कोहल की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं उसको भी। अरे ये कहां जा रही है, अरे कहीं जाना नहीं भैया, यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना, जादू होने लगा, जादू नहीं करना है। देखिए बेटा अब मान लीजिए आपको तृतीयक एल्कोहल का करना है, तो देखिएगा मैंने एक तृतीयक एल्कोहल ले लिया CH3 COH CH3 CH3, ये आपका तृतीयक एल्कोहल है। अब इसके लिए मुझे केवल और केवल 20% सांद्रता का H2SO4 लेना पड़ा और टेम्परेचर भी लगभग 358 केल्विन के आसपास कर दिया मैंने। कितना कर दिया 358 केल्विन के आसपास कर दिया। इतने ही टेम्परेचर पर ये क्या करेगा, इसका OH और इन तीनों CH3 में से किसी के साथ भी एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या बनेगा देखिएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ये हो गया आपका प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का निर्जलीकरण। जैसा आपको मैंने बताया कि एल्कोहलों में तृतीयक एल्कोहल आसानी से निर्जलीकृत होता है और कठिनाई से कौन सा होता है, प्राथमिक। तो आप कंडीशन से यहां पर देख करके आइडिया लगा सकते हो कि सबसे आसानी से कौन हो रहा है, तृतीयक एल्कोहल। इसके बाद इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं हम लोग। इसकी क्रियाविधि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए पूछी भी जा चुकी है कि एल्कोहलों की निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखिए। आइए देखते हैं इसके निर्जलीकरण की क्रियाविधि। तो ये बेटा 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में रिएक्शन होती है एल्कोहलों के निर्जलीकरण की। आइए देखते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होता है, सबसे पहले जो आपकी स्टेप 1 है, आप प्राथमिक एल्कोहल को ले रहे हैं, हम लोग इसको ले रहे हैं, प्राथमिक एल्कोहल को ले रहे हैं। प्राथमिक एल्कोहल को सबसे पहले आप प्रोटोनेटेड एल्कोहल में कन्वर्ट करते हो। प्रोटोनित एल्कोहल का बनना, प्रोटोनित एल्कोहल का प्रोटोनित एल्कोहल का बनना, ये आपकी पहली स्टेप है बेटा। देखिएगा मैंने लिया CH3 CH2 OH, ऑक्सीजन के पास क्या बेटा, ये लोन पेयर। तो प्रोटॉन आया, प्रोटॉन ने इस पर क्या किया बेटा, आक्रमण किया। प्रोटोनित कैसे होगा, जब प्रोटॉन इस पर आक्रमण करेगा। ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर को त्यागेगा, हाइड्रोजन उस लोन पेयर को ग्रहण करके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। देखिए क्या होगा बेटा, CH3 CH2 OH H और ऑक्सीजन ने लोन पेयर त्यागा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बन गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या बन गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप की। इसके बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में क्या होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, कार्बोधनायन का निर्माण।
कार्ब धनायन का निर्माण। अब बेटा कार्ब धनायन का निर्माण कैसे होगा, ले लीजिए इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल को, ले लिया मैंने CH3 CH2 OH H और उसके बाद चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव। ये आपका जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है इसमें क्या होगा देखिएगा, इससे ये H2O निकल जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो ये बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड के दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ये ले जाएगा। तो इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और इस पर चार्ज क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव आएगा तो ये हो जाएगा H2O और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो बना एथिल कार्बोकैटायन CH3 CH2, ये बना एथिल कार्बोकैटायन और ये निकल गया आपका मम्मम। क्लियर बात बेटा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, तीसरे स्टेप की। किसकी बात करते हैं बेटा, तीसरे स्टेप की। आइए इसकी स्टेप थर्ड की बात कर लें। स्टेप नंबर 3, तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में हम लोग प्रोटॉन का निष्कासन करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटॉन का निष्कासन करेंगे। प्रोटॉन का निष्कासन, और प्रोटॉन के निष्कासन से एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं कैसे। ले लिया मैंने एथिल कार्बोकैटायन को HCH सिंगल बॉन्ड C H और इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो बेटा होगा क्या, होगा एक्चुअली में ये कि इस कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन हैं, इन 3 में से कोई एक हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को छोड़ करके चला जाएगा। मान लीजिए ये वाला बॉन्ड आपका हाइड्रोजन जो है ये वाले बॉन्ड को छोड़ गया तो ये बॉन्ड कहां जाएगा बेटा, ये आपका जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा कहां, यहां। जब यहां शिफ्ट होगा तो बचेगा CH2 डबल बॉन्ड और बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस। तो ये प्रोटॉन का निष्कासन हो गया। क्या हो गया बेटा, प्रोटॉन का निष्कासन हो गया। तो देखिए ये हो गई आपकी एल्कोहलों के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। तो कितने स्टेप में हुई बेटा, 3 स्टेप में। पहले स्टेप में आपने क्या किया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल की फॉर्मेशन की। आपने एथिल एल्कोहल को लिया, प्रोटॉन का आक्रमण कराया, ऑक्सीजन ने लोन पेयर को त्यागा, प्रोटॉन को अपने साथ जोड़ा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। सेकेंड स्टेप में आपने कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन की। इसमें आपने क्या किया, आपने जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल था उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच में बॉन्ड था वो बॉन्ड ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और बन गया आपका एथिल कार्बोकैटायन। अब एथिल कार्बोकैटायन से हम क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को निकाल रहे हैं। इस एथिल कार्बोकैटायन से प्रोटॉन को निकाल रहे हैं। जैसे ही प्रोटॉन को आपने निकाला तो आपको मिल गई क्या, एथिलीन। क्या मिल गई बेटा, एथिलीन मिल गई। इस प्रकार एल्कोहलों के निर्जलीकरण से हमें क्या प्राप्त होती है बेटा, एल्कीन प्राप्त होती है। पीछे भी हम लोगों ने देखा था। तो ये आपकी पूरी मैकेनिज्म हो गई। होप सो वीडियोस पसंद आ रहे होंगे आप लोगों को। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द फिर से नेक्स्ट वीडियो में।